आज के वेबिनार में मौजूद सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज 19 अप्रैल 2025 के वेबिनार का विषय है डायलेक्टिक्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के जैविक विकास के द्वंद्व। इससे पहले हम 16 फरवरी 2025 को अस्तित्व तथा चेतना के द्वंद्वात्मक संबंध पर और 23 मार्च 2025 के वेबिनार में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जगत की मार्क्सवादी व्याख्या पर चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय जो है वो पिछली दो चर्चाओं का ही विस्तार है। कहते हैं कि जो ज्ञान सामूहिक सामाजिक समस्याओं का समाधान न कर सके वह ज्ञान निरर्थक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 2014 के आम चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में आने के बाद देश की राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था ने जो रास्ता अपनाया है वह बुद्धिजीवियों के लिए आकस्मिक नहीं था। वे बुद्धिजीवी जो संवैधानिक संस्थाओं में भाजपा के हस्तक्षेप को देश और समाज के लिए घातक बता रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों की विचारधारा से अनजान तो नहीं थे। 2014 के बाद 2019 और फिर 2024 में संविधान ने उन्हें पुनः मौका दिया था कि देश की राजनीति को पुनः धर्मनिरपेक्ष जनवाद की पटरी पर लाया जा सकता था, पर वे पूरी तरह से विफल रहे। विफल रहने वालों में मार्क्सवाद की दुहाई देने वाले भी शामिल हैं। उनकी विफलता दर्शाती है कि उन्हें मार्क्सवाद की सही समझ नहीं है। सुरेश सर ने आज के लिए कोई आधार वक्तव्य नहीं लिखा है। उनकी इच्छा है हम प्रश्नोत्तर के जरिए मानव की जैविक विकास के द्वंद्व के आधार पर वे पिछले 100 साल में हुई वामपंथी चेतना तथा वामपंथी आंदोलन के विकास की समीक्षा करें। तो मैं सुरेश सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के विचार विमर्श को शुरू करें। स्वागत है सुरेश सर आपका आज के वेबिनार में। धन्यवाद दुर्गेश। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगा। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पिछले दो सेशन से क्या हमें ये बात क्लियर हो रही है कि चेतना का आधार भौतिक है और चेतना हमेशा से नहीं रही है। मानव विकास के किसी एक चरण में आकर चेतना का अस्तित्व आया है। क्या पिछले दो सेशन से हमें इस बात की क्लैरिटी हुई है? जी सर, चेतना का आधार तो सर भौतिक है, भौतिक ही है, पूर्णतः भौतिक है। लेकिन क्या ये विमर्श के जरिए साफ होता है ताकि जो लोग इस विमर्श को बाद में सुने या देखें उन्हें ये बात क्लियर हो जाए? क्योंकि आज भी अधिकांश लोग जो हैं वामपंथी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि चेतना भौतिक जगत से परे कुछ चीज है। वो मानते हैं कि भौतिक जगत से परे कुछ चीज है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चेतना का विकास भी विकास प्रक्रिया के दौरान किसी चरण में आकर हुआ है। इसका जैसा कि मार्क्स ने समझाया था कि सत्य विमर्श का विषय नहीं है, वो तो अपने आप को स्वयं भी सत्यापित कर देता है व्यवहार में। तो आज जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए प्रोक्रिएशन की प्रक्रिया है, स्पर्म को फ्रीज करके रख के आगे चल के कई सालों बाद उसका इस्तेमाल करके प्रोक्रिएशन की प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें एक नया आयाम फिर और जुड़ गया है। अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट जो किया है उन्होंने शायद ब्रिटेन में, कि उन्होंने स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के 5 या 6 दिन बाद जो भ्रूण है उसको फ्रीज करके रख लिया। तो ये जो है तो नई जो रिसर्च या जो डेवलपमेंट हुआ है आर्टिफिशियल या जिसको कहते हैं कृत्रिम भ्रूण या कृत्रिम प्रजनन के द्वारा, तो उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि स्त्री के एग को और पुरुष के वीर्य को इनको मिलाकर के फर्टिलाइज किया एग को, और 5 या 6 दिन बाद उसको डीप फ्रीज कर लिया।
मतलब अब आप उसको बाद में सर आप यस साइगोट का बात कर रहे हैं, मतलब स्पर्म एंड एग का। यस या तो हाँ उस स्टेज के बाद तो प्रक्रिया रुकती नहीं है, क्योंकि वो गर्भाशय के या वूम के अंदर जो होता है उसको प्रॉपर वातावरण मिला हुआ होता है और विकसित होता चला जाता है। हाँ लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि टेस्ट ट्यूब में इसका फर्टिलाइज करके और 5 या 6 दिन के विकास के बाद उसको डीप फ्रीज कर लिया, ओके। और फिर काफी अंतराल के बाद उसको दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वो जैविक प्रक्रिया यथार्थ में किसी और चीज की वजह से नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं अणु परमाणुओं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स जो कि फ्रोजन किए गए हैं, वो जब प्रॉपर वातावरण पाते हैं तो फिर विकसित होना शुरू हो जाते हैं, और किसी स्टेज में जाकर के वो उनमें चेतना आती है। अनूप, आपने एक एंगल्स का आर्टिकल शेयर किया हुआ है पढ़ने के लिए, मेरे हाँ ख्याल से उसी हाँ में किसी जगह उन्होंने कहा है कि 9 महीने का जो विकास यात्रा है हाँ वो मानव भ्रूण की शिशु तक, वो हाँ लाखों साल की पृथ्वी एवोल्यूशन का, पर हाँ जो हाँ हाँ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ करेक्ट। तो जो करोड़ों साल में जो प्रक्रिया हुई है, कहीं उसको सही वातावरण मिला तो एक चरण आगे बढ़ गई, कहीं नहीं मिला तो वहां खत्म हो गई। ये जो लाखों करोड़ों साल की जो प्रक्रिया है, गर्भाशय के अंदर प्रॉपर एटमॉस्फियर और प्रॉपर मॉलिक्यूल्स जो कि खाने पीने के जरिए आते हैं, उनके मिलने से वो विकास जो करोड़ों साल में होता है वो 9 महीने में पूरा हो जाता है। करेक्ट। और उसके बाद उसमें जो चेतना का विकास होता है वो और जानवरों से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो समाज और व्यक्ति का जो द्वंद्वात्मक संबंध है उसकी वजह से होता है। और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, तो हमारे वामपंथी साथी सिर्फ किताबी वामपंथी और मार्क्सवादी बन के रह जाते हैं। वो व्यवहार में मार्क्सवाद के ज्ञान को अब आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जो मैंने संदर्भ दिया कि उस ज्ञान का क्या फायदा है जो अगर इस्तेमाल करके चीजों को ठीक न कर पाए। तो आज जो कुछ हो रहा है समाज में, जिस दिशा में जा रहे हैं कि अधिनायकवाद पूरा डिक्टेटोरियल है, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, वहां पर एक पर्टिकुलर विचारधारा रोपित की जा रही है, इसका काट क्या है, उसको कैसे बदला जा सकता है। अगर हमारे वामपंथी साथी इसको की पहचान नहीं कर पाते हैं और सार्थक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि उन्हें मार्क्सवाद की समझ नहीं है। अभी मदुरई में जो कांग्रेस हुई है सीपीएम की, उसमें भी वो पुरानी ही लकीर पीटते नजर आए। ऐसा कुछ भी नया नहीं नजर आया जो दर्शाए कि उन्होंने अपनी किसी गलती को स्वीकार करके और नया रास्ता चुनने की कोशिश। ये मुझे लगता है। आप लोगों का क्या राय है इसमें? आप भी थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करें। अनूप, हाँ योगेश। सर ये जो जो नॉलेज जिसका हमारा हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये हमारा नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, उसका गलती है करके मानने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे, वो दैट इज वन। शायद आपने रत्नेश जी का एक पोस्ट के ऊपर आपने टिप्पणी भी किया था कि सीपीएम ने बहुत लोगों को अभी 75 ईयर्स का एज लिमिट के चलते अरेस्ट किया गया है। तो उसमें बहुत लोग अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या आइडियोलॉजी के ऊपर वफादारी तो बहुत अच्छा था, लेकिन समझ ठीक नहीं था बेसिकली। तो अब ये या इस पे मैं अपना उदाहरण दूं
हाँ मदुरई कांग्रेस के बाद एक हाँ टिप्पणी आई थी फेसबुक पर हाँ कि प्रकाश करात को सिद्धांत का जो है वो सिद्धांत के प्रति उनका कमिटमेंट जो था वो हाँ बिल्कुल सही था, लेकिन उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिला है। हाँ हाँ वो तो मैंने उस पर टिप्पणी की थी कि प्रकाश के मार्क्सवाद की समझ में मुझे कमी नजर आई थी, क्योंकि बहुत पहले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर एक चर्चा हुई थी लेफ्ट वर्ल्ड में। उन्होंने एक कोई आर्टिकल लिखा था हाँ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के ऊपर। उसमें शायद प्रभात पटनायक का और प्रवीण पुरकायस्थ का भी कुछ संदर्भ था, हाँ और एक कोई और राइटर थे, लेफ्टिस्ट राइटर, जिनका शायद इकोनॉमिस्ट में लेख छपा था। उनको समराइज करके मैंने दर्शाया था कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्यों कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए, जिनको की क्रांतिकारी परिवर्तन करना है, उनके लिए क्यों डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सिद्धांत की समझ। करेक्ट। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की उसके बाद बार बार बात सुनने में आई, लेकिन किसी ने इस चीज पर गौर करने की कोशिश की या मेरे उस आर्टिकल पढ़ा या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे आज तक भी कोई ऐसा विमर्श देखने में नहीं आया जहां इस बात के ऊपर विमर्श हो कि वामपंथी पार्टियों के डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में और बुर्जुआ पार्टियों के डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में क्या फर्क है। बाहर वालों को तो दोनों एक ही नजर आते हैं। हर पार्टी में है, चाहे वो सापा हो, बासपा हो, भाजपा हो, हर एक में केंद्रीय नेतृत्व ने डिसाइड कर दिया तो वो सेंट्रलिज्म है। बाकी लोग इधर उधर बकवास कर रहे हैं, डिफरेंट मंच से अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है। वामपंथी पार्टियों में सिर्फ ये रोक लगी होती है कि आप बाहर विमर्श नहीं कर सकते, तो अंदर आपको सही बोलने की आजादी नहीं है और बाहर आप विमर्श नहीं कर सकते, तो अंततः रास्ता तो एक ही रह जाता। रास्ता या तो आप पार्टी की गलत राह पर का अनुसरण करते चले या पार्टी से बाहर हो जाए। और पिछले 100 साल में मुझे यही होता नजर आ रहा। और सर ये जो पार्टी कांग्रेस का जो एक एनालिसिस था कि एक डिस्कशन वेदर इंडिया इज ऑलरेडी इन ए फासिस्ट regime और वेदर इट इज ए फासिस्ट लाइक regime, तो ये डिस्कशंस बहुत पहले से ही ये प्रकाश काराट ने शुरू किया था। बट इज दिस डिस्कशन मतलब इज आर देयर एनालिसिस करेक्ट दैट दिस इंडिया हैज नॉट yet reached the fascist state? राइट। सबसे पहली गलती ये करते हैं हमारे वामपंथी कि इस कंट्री को होमोजीनियस मान लेते हैं। आजादी के आंदोलन से लेके और हमारा संविधान बनने तक इस बात पर बहुत बहस हुई थी, और उसी बहस का नतीजा था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। क्योंकि एक तबका था जो मानता था कि देश जो है बहुत सारी नेशनलिटीज का बना हुआ है, हर क्षेत्र की नेशनलिटी अपनी अलग है, इसलिए हमारा आजादी के बाद जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। केंद्र को सीमित पावर होनी चाहिए और रेजिडुअल पावर सब स्टेट्स के पास होनी चाहिए। लेकिन 1909 के बाद, 1909 के बाद जब से चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा गवर्निंग काउंसिल में, तब से ही हिंदुओं ने अपने आप को हिंदुत्व की लाइन पर संगठित करना शुरू कर दिया था। और 1915 में जब महात्मा गांधी आए और 1915 में जो कुंभ हुआ था, मेरे ख्याल से हरिद्वार में हुआ था, या हो सकता है इलाहाबाद में हुआ, जगह मुझे नहीं, लेकिन 1915 में उसमें जो अलग अलग प्रांतों में हिंदू सभाएं बनाई गई थी, ये उनको यूनिफाई करके सर्वदेशिक हिंदू सभा बना दी गई,
जिसका आज का स्वरूप है हिंदू महासभा। हाँ। और उसी हिंदू महासभा के कंसेप्ट से 1915 के बाद से जैसे जैसे उसका हिंदुत्ववादी विचारधारा स्ट्रांग होती गई, उसी में से अलग अलग संगठन निकलते गए, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे उसके बाद आगे चल करके आजादी के बाद जनसंघ। जनसंघ बना हो, या भाजपा हो, या बजरंग दल हो। ऐसे अनेकों अलग अलग तरह के संगठन बनना शुरू हुए, लेकिन उनका विचारधारा एक ही थी। और उसी की वजह से, उसी विचारधारा के स्ट्रांग होते जाने से जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक अप्रोच थी कांग्रेस की, वो कमजोर पड़ती गई, और इसीलिए जिन्ना को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। और अंत में जाकर के 1946 तक आते आते स्थिति ये पैदा हो गई थी कि हिंदुत्ववादी विचारधारा कांग्रेस के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई रास्ता नहीं रह गया था कि डेमोक्रेटिक फेडरल सेक्युलर स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी के रास्ते पर चल पाए। फेडरल और स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की, हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर को तिलांजलि देकर के यूनिटरी स्ट्रक्चर लाया गया। इसके और ऊपर जो मोतीलाल नेहरू कमेटी का जो रिपोर्ट है 1928 की, उसमें इस पर बहुत अच्छी तरह विचार विमर्श किया गया। और इसका देखा, अगर आप देखें इसको, तो जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था मेरे ख्याल से 1932 में, राउंड में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसके बाद गांधी जी ने अनशन किया था कि हरिजनों के लिए अलग से नहीं होगा। इलेक्टोरल होगा, मुसलमानों के लिए हो जाए, इस पर उन्हें ऐतराज नहीं था, लेकिन हाँ। दलितों के लिए नहीं हो। और अंततः अंबेडकर भी अपनी बुर्जुआ मानसिकता के कारण इस बात को स्वीकार कर बैठे कि अलग से इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होना चाहिए, हरिजनों को उनको सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाए। और ये मार्क्सवादी सोच के खिलाफ जाता है। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि रिजर्वेशन के जरिए आप व्यक्तिगत न्याय कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक न्याय को आप तिलांजलि दे रहे हैं। और और आज भी वही चीज चली आ रही है। और अच्छा। वामपंथी हमारे साथी इससे फर्क कहीं, मुझे नहीं लगता कि उस इस चीज से कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो गलतियां हुई हैं कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना सोसाइटी के वर्क्स, ये उनकी गलती। और तो सर और सरप्राइजिंग बात यह है कि आज के दिन में ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहा है कांग्रेस पार्टी का एक विंग, नॉट नॉट द लेफ्ट पार्टीज और दिस थिंग, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज ए ग्रुप फॉर द कम्युनिटी। और शायद कुछ स्टेट्स में वो लोग सर्वे वगैरह कर भी रहे, वैसे सेंसस वगैरह कर भी रहा है। एंड और आपने इसी के ऊपर भी लिखा था कि जो पहले से ही कांग्रेस इन विभागों के ऊपर जो हिंदुत्ववादी सोच के आधार पर जो कर रहा था, उसके बारे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को आज के दिन में एक क्षमा क्षमा मांगना चाहिए और आगे उनको लेके भी चलना चाहिए वैसे तो। देखिए, गलती बेसिकली 100 साल से वही हो रही है कि इस देश में आर्थिक विकास यूनिफॉर्म नहीं है, हाँ। होमोजेनियस नहीं है। हम्म। कहीं आप पाएंगे बहुत ही प्रिमिटिव उत्पादन पद्धति से काम हो रहा है, आदिवासी इलाके हैं, बहुत ही फ्यूडल इलाके हैं जहां स्किल्ड लेबर है, पारंपरिक तरीके से खेती हो रही है, और दूसरी तरफ अत्याधुनिक मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हो रही है। और मार्क्सवाद ये क्लियर दर्शाता है कि उत्पादन के आधार के ऊपर ही चेतना विकसित होती है। तो करेक्ट। उस इलाके की सामूहिक चेतना, जहां उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही फ्यूडल है, वहां आम जनता की मानसिकता को आप बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट मानसिकता की उम्मीद करेंगे तो गलत होगा। वहां की चेतना जो है वो फ्यूडल चेतना ही रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको कि मैंने
तो मैं इस्तेमाल उसके लिए करता हूँ भौतिक सामाजिक चेतना। हाँ। वैचारिक सामाजिक चेतना तो उस इलाके में भी अमेरिका से भी ज्यादा विकसित हो सकती है, क्योंकि विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई बाधाएं नहीं रह गई। लेकिन जो भौतिक सामाजिक चेतना है, जो अनभिज्ञ चेतना है, जो उत्पादन संबंधों पर विकसित होती है, उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक उत्पादन के साधन विकसित नहीं होते। तो इस चीज का विश्लेषण बहुत सही तरीके से लेनिन ने बहुत साफ शब्दों में समझाया था कि जो इन आंतरिक अंतर्विरोधों को पहचान नहीं पाता है, समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों को, वो कभी भी सही आंदोलन नहीं चला सकता। और यही हमारे वामपंथियों की गलती है। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक तबका जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहा है कि पूरे देश में एक सी नीतियां आप लागू नहीं कर सकते हाँ। और आपको फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ जाना ही होगा। और हमारे वामपंथी इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, पूरा देश को या तो हम पूंजीवाद मान के चलेंगे या सामंतवाद मान के चलेंगे। और इसीलिए वो सही न सही विश्लेषण कर पा रहे हैं और न वो ये समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी का समर्थन करके वो देश की राजनीति को एक प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे, बनस्बत इसके कि पूरी कांग्रेस को, राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस का विरोध कर। मेरी अपनी ये सोच है, मैं बार बार सबके सामने रखता हूं। कोई इसके विरोध में बात नहीं करता है तार्किक रूप से, मूल से। असहमत तो बहुत है। सर एक और सवाल हमारा था सर। हेलो। क्या? यस। हाँ सर, वो जो आपने बताया हेलो। ना कि वो जो आपने ये लिखा था, आरक्षण व्यक्तिगत न्याय की ओट में सामाजिक अन्याय। यस। तो हाँ। उसमें उसमें सर मतलब जो उस विंग को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि वो न्याय से क्या होता है कि वो न्याय से प्रतिनिधित्व मिलता है उस पूरे समाज को। जैसे कि अगर कुछ सोसाइटी के लिए कुछ बन रहा है, उसमें जेंट्स मेल है फीमेल है, तो अगर उसमें फीमेल को रखा जाएगा तो फीमेल अपनी समस्याएं और अपनी बातों को अच्छी तरह से रखेंगे और उनका नेतृत्व करेंगी। तो जो अंबेडकर का जो आरक्षण का जो न्याय प्रणाली है, उस दबे पिछले तबके का लोगों को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार देता है, जिससे वो अपने समाज की बुराइयों को रख सके और जगह पे पहुंच करके अपने समाज के लिए काम कर सके। ये तर्क होता है सर लोगों का। ये इस पर सर तर्क से क्या कहेंगे आप? ये तर्क से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि जो अगड़ा तबका है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, क्या वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं? क्या वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? क्या अगड़े समाज में, उच्च समाज में आपको ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वाकई उसके लिए लड़ते हैं? तो व्यक्तिगत तौर पर अगर एक दबे कुचले, एक पिछड़ा, एक तबके का आदमी इसकी बात कर रहा है या एक कोई अगले तबके का बात कर रहा है, इससे समाज को नहीं बदल रहा है। जी सर। और समाज की तो चेतना उसी हिसाब से चल रही है। किसी के कहने से बदलता होता समाज तो पिछले 2000 साल में बदल चुका होता। जी सर। और तो ये दलील जो है, ये बुर्जुआ मानसिकता की दलील है और ये मार्क्सवादी सोच को कुंद करने के लिए है दलील। और दूसरा एक और चीज है जो जिस तरीके से हम ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन डिजाइन किया है, उसमें जो जिनका वो प्रतिनिधि चुना जाता है या जिनको वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, देर इज नो लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड दैट पर्सन हु इज सेलेक्टेड और इलेक्टेड एंड ऑल। तो यस। यस। वो एक इंडिविजुअल की ये इसी में ही रहता है। आप अगर बोल रहा है ये अंबेडकर का भी, ये जो पूना पैक्ट से पहले उनका उनका भी यही दलील था कि अगर आप हमारे लिए स्पेशल डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज नहीं देता है और आप हमारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का वो ऑप्शन देता है,
the representative will act in the interest not of us but of the upper caste, because he wants to win with those people's votes. अब तो इसलिए उन्होंने बोला Yes, था कि हमारे ग्रुप के लिए होना चाहिए, who will be elected entirely from our group, so that yes, there will be one evaluation from our group. आज के दिन में ये सेम थिंग that- आपका आरएसएस और बीजेपी भी ये बोल रहे हैं कि वी हैव मेड मोर पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट एज तो, representatives. तो ये जो दलील दो लोग देते हैं, ये इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो अपना लाभ लेकर के उच्च जातियों के साथ मिल जाते हैं, दिखाने के लिए वो पिछड़ी जातियों का या अछूतों का या दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी मानसिकता और सोच उन्हीं ऊंची सोच वालों के साथ होती है, उच्च जाति वालों के साथ हो जाती है। उनका उठना बैठना व्यवहार सब कुछ उच्च जातियों के साथ होने लगता है। जैसे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और ये आपका बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, ये और बीएसपी भी, ये लोग अभी किसके और हाथ में है वो सबको पता चल रहा है वैसे। इसके साथ दूसरा डायमेंशन भी आप देखिए, उन्हीं के अंदर अलग अलग जातियां हो जाती हैं। जैसे मायावती की जाति को वो कहते हैं वो सिर्फ उनमें चमार जाति का इस प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है, बाकी को नहीं मिलता है, बाकी सब दलित पिछड़े रह गए हैं। इसी तरह पिछड़ों में, बैकवर्ड क्लास में, वो कहते हैं यूपी में और बिहार में सिर्फ यादवों ने सारा कुछ कब्जा कर रखा है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो सोच है, सामूहिक चेतना तो तब बदलेगी जब उत्पादन किस का स्तर, उत्पादक शक्तियां विकसित होंगी और उसके साथ उत्पादन संबंध विकसित होंगे। उत्पादक शक्तियों को विकसित किए बिना सिर्फ नसीहत दे करके उत्पादन संबंधों को बदलने का और भौतिक सामाजिक चेतना को बदलने का ख्याल जो है, उसी को मैं शेख चिल्ली समाजवाद कहता हूँ। ठीक है सर। सर और ये जो 9th चैप्टर का जो टेक्स्ट है उसमें एक एक रेफरेंस ये भी दिया गया है कि नॉट ओनली ह्यूमंस, अदर एनिमल्स जो अपने जगह से जहां पर वो इवॉल्व हुआ है उधर से दूसरे दूसरे जगह चलता गया है, आ, और उधर जाके अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट से जो भी हासिल लेके अपना प्रजाति को बढ़ा दिया है, तो वो दूसरे प्रजाति भी, मतलब दूसरे स्पीशीज भी प्रेडेटरी अप्रोच टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब उनको सस्टेनेबिलिटी का जो एस्पेक्ट जो है वो भी सोच नहीं रहा था। लाइक जैसे अपना प्रे को जो पकड़ रहा है जानवर, ये नहीं इंश्योर कर रहा था कि फ्यूचर में भी वो प्रे मिलता रहे। तो लेकिन इन दैट रेस्पेक्ट ह्यूमंस तो कम से कम आज के दिन में हम लोग रिकॉग्नाइज तो कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट भी हमको देखना है, एंड वी हैव टू बैलेंस दैट। एंड तो उस एस्पेक्ट में तो ह्यूमन का जो विकास जो है, मतलब थॉट का विकास तो अभी भी हम आगे, इट्स इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन एज अपोज टू अ डूम्सडे। The whole, the natural law of dialectics tells what? Law of probability and law of certainty both work. As the combination of more and more elements of similar nature keeps on adding together, new entities come into existence. This is what is the natural law. From quantitative to qualitative change. This is the fundamental law. From the very small particle level to the highest level. Now, when this evolves as number of elements joined together, then there are probabilities of more and more diverse outcomes, more and more diverse things. Some of them may survive in the environment, some of them may not survive. So probability of some surviving and some dying out, some
progressing further and going to a higher stage of development. This is also a law of nature. Oh. So development of different species, there are subspecies within that, some of them going Extreme. extinct, some of them transforming to a different form. All this is part of nature. Marxist approach is that you have to try to see the nature as it is and not try to imagine it as you want it to be. Yeah. So understanding this thing, that when you exploit the nature unbridled, without consideration, that ultimately it will hit you back. So this realization has come, that's why man is becoming more and more conscious about environment. But still a large majority is there to destroy the environment, and a very small community is there to protect the environment. This dialectical tussle will continue. And as the knowledge increases, more and more people will become conscious that the environment has to be protected. This is all a natural phenomenon. और जैसे satisfaction of one need gives rise to the next need, वो एक natural phenomenon है humans के लिए. So in that aspect, and at the same time, rationality will also be there, that they will be able to limit and check their needs with respect to the capacity of nature. वो भी humans will ultimately be able to. Yes, that awareness will come. That those wants, because Marx divides needs or wants into two parts. One which arise out of your physical needs. Yeah. Another out of your mental needs. So mental needs can always be controlled. Okay. Because they are not related with your existence, the very existence. Okay. The biological needs are related with your very existence, so they cannot be limited. Huh. But that doesn't destroy the environment, because there is a balance. When unbridled exploitation, because of the mental needs, because of the rivalry between people, because of jealousy, because so many various things keep on developing, emerging. So all that can be controlled. It doesn't harm your existence, or it doesn't jeopardize your existence. वो आपकी अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है कि आपने अपनी मेंटल नीड्स कम कर दी. Get the point? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मानव समाज आगे बढ़ता है, ये रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, और हम बैलेंस करना सीख रहे हैं नेचर के साथ. और इसी में क्वेश्चन है whether we any conscious individuals should do any intervention, or whether this will happen on its own. This awareness will happen on its own because nature. Conscious intervention is a must, because this is what is the dialectics of nature. Okay. Few people will do it consciously, many people will not do it consciously. Initially, only one or two will be conscious about it, then the number will increase, and those who are not conscious about environment will keep on decreasing. More and more people will become aware of the environment. This is a natural phenomenon. This is part of the dialectics of nature. And there is dialectics of human nature also. Because मैं इस क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये जो चैप्टर मैंने कुछ कोलीग्स को शेयर किया था, so they were of the view that we have degraded ourselves by labor, because we from the forest, from the as a herd, we splitted up, we became agriculturalists. So in a way, labor is the result of what we are today, which is as per them, which is a degraded position because of pollution, because of lot of stress and other things. So had we not been had we still remain in that primitive environment, primitive way of life, life would have been much simpler and easy, according to many. But I think that is not true. That is not the correct understanding of dialectics of nature. If it would have been like that, then we would not have progressed.
Correct. It is progress is a natural part because this is the dialectical relationship between nature and man. That man learns from nature and tries to improve on that. Ideological world and the physical world, there is a dialectical relationship. And every living species ultimately tries to protect itself Yeah. through procreation and through Metabolical. humans do it by through labor, but other animals also they take from nature and reproduce so that and they protect themselves in whatever way they. Yeah. Human beings are becoming more and more aware, conscious. They are understanding the laws of nature better. That's why they are in a position to Produce protect life. themselves much better than Yeah. produce life and reproduce in a much better and more efficient manner. There is no doubt about it. Those who are not agreeing with that part part played by labor, I don't agree with that. And again, उसी में the development of language and all also as part of labor, since they had to communicate with other members in the herd, the need of language race and Yes. language involvement. Yes, development of language is a part of that necessity, and this is necessity is mother of invention. Because without development of language, the next stage of organism, that is human society, could not have grown. Yeah. Society could not have grown. It would have remained a small herd of few people, that's all. It's the language which has brought people across the world together. And across times also, because information has been able to be transferred. Yes, through language only. Knowledge can be shared, experiences can be shared through language only. There is no other way. So this is what historical materialism is. Language is the fundamental, essential part of the social development. So, as Marxists, we need not be having a negative view about the future of mankind or human species. And yes, we should not. We should not. At least I, as a Marxist, don't have any doubt about it. Human life, human society will keep on developing. And they can do course correction whenever needed as society. Yes, they will keep doing course correction. Even going and settling on other planets could also be a part of this development. Oh. And I think But right now the problem. Right now the problem is within our neighborhood. The people who are starving, jobless, the communal divide, all those problems are more important for us rather than all those other problems. Correct. These are to be focused. And these our Marxist friends are not focusing correctly. I was seeing in Madurai Congress, CPI is also there, CPML is also there, congratulating each other, complimenting each other, but they will not unite. They will not thresh out the differences, the ideological differences. I don't know why they don't realize that without threshing out the ideological differences, there cannot be any unity. And without unity of working class, how can you think of a revolution? Anyway, they are in the power, they have got the resources, so they will be people like us who are in isolation, who are struggling to propagate the correct ideology. They are scattered, they don't have resources to unite. They still be able to keep continuing.
हेलो। और सर आपका ये जो ऐसा वर्चुअल प्रोडक्ट करके आपने जो एक ये दिया था, अ, अ, जैसे विद इन 3 days 10 trillion of well of value has been diminished इन, तो वो जो वर्चुअल प्रोडक्ट का जो आपका एनालिसिस है, तो वो हम आगे वाला कोई एक सेशन में हम रख सकते हैं कि ये वैल्यू और वर्चुअल प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें अब आना पड़ेगा वैल्यू पर। We have to come to the value, only then we can think of understanding virtual value. वर्चुअल वैल्यू। So we'll think what should be the next session, and then value has to be next, at least next 1 or 2 sessions. एंड सर ये आपने एक बार पहले हम लोग डिस्कस कर रहा था, इन फ्यूडलिज्म द वर्कर कंप्लीट्स द प्रोडक्ट और द कमोडिटी, वेरस आज के Yes. डेट में जो प्रोडक्शन जो है इट इज वेरी इंटीग्रेटेड एंड वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड, so that some the finished product is actually made in multiple locations and by multiple people. Yeah, multiple people. Right. तो Yeah, that's correct. ये जो एक एनालिसिस न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पढ़ा था कि फॉर एवरी $1 of good which is being exported from Canada to USA, 30 cents of that is used for producing that product, components of that product in USA itself. But because some components Yeah. are in USA, and then they go to it is shipped to Canada, and from there the final good ender. So as a result, the first it is hitting the American industries because their exports are also now getting affected, and many components for the manufacturing within America, they are to be imported now, and these imports by virtue of these tariffs are again getting priced up, and also many like Hyundai and all had set up their manufacturing center in USA because of the reason that the tariffs are low, so they can import the components there and assemble it there. But now they are thinking of moving to other locations because they can't take the import. They will have to cough up more for their imports. So ये जो सोच है कि हम हमारा इधर सारा चीज प्रोड्यूस करेंगे, isn't it reflection of the feudal mindset basically? It is आपका कौन सा, हाँ, आप क्या कह रहे थे उस समय? हाँ, ये जो कि जो अमेरिका में इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, ये एक ही चीजें सब जगह बनेगी, इसको फ्यूडल मेंटेलिटी कहना सही नहीं है। ये एक्चुअली आर्टिफिशियली आप चीजों को, ये आइडियोलॉजिकल सोशल कॉन्शियसनेस जिसकी वजह से शिक्षली समाजवाद आता है कि हम ऐसा चाहेंगे तो कुदरत कुछ भी कहती रहे, वी विल बी एबल टू डू इट। This thought comes out of it, not out of that it is a feudal mode of production or feudal thinking. Okay. And not majority of the Americans are feeling, or there is not a large community of Americans are feeling. It is whimsical of Donald Trump. Like here also, now authoritarian approach, some leaders could think that they know everything and whatever they are doing is all right. So for a short time, it may appear that society is moving in that direction, but it is not. Okay. You will see in 1 or 2 years that America will have to go fall in line with the world economy. Correct. They cannot survive alone. हाँ, क्योंकि आज के दिन में जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम इतना इंटीग्रेटेड हो गया है, nobody can stand out. Yes, absolutely correct. Nobody can reverse the wheel of time. Right. Nobody can.
for a short time, it may appear that somebody has been able to do it, but in the long run, the path is very clear. The society will keep on progressing, keep on moving further. And that is what we should try. Support, not that those who are going backward, that our glorious past and our Vedic this literature or Vedic science and everything will be able to deliver goods or better life to people. It will never be like that. Durgesh, हाँ you ओके want to ओके say something? हाँ वो सर हाँ 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 सर हाँ, बोलो। मैं ये बोल रहा था सर कि हम लोग जैसे कि देखते हैं कि हमारे जो वामपंथी साथी है हाँ, वो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का सही से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब उनका कहना है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था भारत में आ चुकी है पूरी तरीके से। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, सर। तो तो इसके पीछे का सर उनका हाँ, तर्क ये रहता है किसी भी विमर्श में कि हाँ, क्योंकि एक छोटे से छोटे गांव का आदमी के पास भी आज यूपीआई और इंटरनेट जैसी चीजों का एक्सेस है, जिसके थ्रू वो दुनिया का हर चीज को जान रहा है, समझ रहा है। यानी कि उसका जो सोचने समझने का तरीका है वो विश्वव्यापी हो गया है। इसलिए वो अब जो है ये बुर्जुआ या सामंती व्यवस्था में नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सेस हर चीजों का हो गया है। इसलिए हम हाँ। लोग भारत को मानते हैं। ऐसा आता है सर कुछ लोगों को। देखिए, वो गलती करते हैं जो सोशल कॉन्शियसनेस है उसको यूनिफॉर्म मान करते हैं। वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कॉन्शियसनेस के दो पार्ट हैं। वन इज अनभिज्ञ चेतना और फिजिकल सोशल कॉन्शियस, मटेरियल सोशल कॉन्शियस, और दूसरी है भिज्ञ चेतना जिसमें एमिग्डाला आपकी रीजनिंग पावर इस्तेमाल होती है। उसके आधार पर जो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है वो उस कॉन्शियसनेस से डिफरेंट है जो बिना एमिग्डाला, बिना ये रीजनिंग पावर के डेवलप। तो जो बिना रीजनिंग पावर के डेवलप हो रही है, जिसको अनभिज्ञ चेतना कहते हैं, मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस, वो डिपेंड करती है मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट किसके हाथ में आ रहा है। इसमें फिलॉसफी ऑफ राइट जो है, हु हैज द राइट, प्रोडक्ट पर, फिनिश प्रोडक्ट पर राइट किसका है, उससे उसकी कॉन्शियसनेस रिलेटेड होती है। हमारे वामपंथी साथी नहीं समझ पाते, इसलिए वे सोचते हैं कि इंटरनेट के जरिए जो नॉलेज आ रही है वो मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस है। वो नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल सोशल कॉन्शियसनेस है। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सही क्रांतिकारी कदम उठा सकती है और सही मार्क्सवाद को समझ सकती है, तो वो इसलिए कि वो आइडियोलॉजिकल सोशल कॉन्शियसनेस है जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन कर रही है। लेकिन मटेरियल सोशल कॉन्शियसनेस तो आज भी चीन के दूर दूर के गांवों के इलाकों में आज भी प्रिमिटिव है। तो आई थिंक दिस from time to time, we will try to do this kind of exercise, that whatever knowledge we are acquiring slowly, improving on our understanding of Marxism, we will keep on relating or analyzing the current affairs also on the basis of our understanding. Okay. This is what I feel. And I think you people should also, there is no reason that you should not agree with it. So let us keep trying this and keep it contributing through YouTube. I'll try to make some videos also, as Durgesh has told me, and we'll keep on going, because that is the right path. We'll continue doing it. I hope some people join it, particularly younger generation. I have an expectation from the younger generation rather than the old guards. Okay.